ठीक है, ग्रेविटेशन बेसिकली एक टाइप ऑफ फोर्स है जिसका काम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में अट्रैक्ट करना। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं है। तो न्यूटन ने दिया था इसका लॉ और उसने बताया था दो मासेस m1 एंड m2 बीच का डिस्टेंस r, दोनों मासेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स F, और इन दोनों फोर्सेस का वैल्यू इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट। और ये फोर्स लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस जो है इसी लाइन के अलोंग होगा। ठीक है, और इस फोर्स के लिए एक फॉर्मूला था, दैट इज Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में आपको रखनी चाहिए। पहला कि दिस फोर्स का एक्सप्रेशन जो है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मास है तो फोर्स का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर पॉइंट मास नहीं है तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखो, पेन ये पॉइंट साइज का तो नहीं है। सपोज इसका मास m2 है, हम लोग इसे यहां पे रख दिए ऐसे, तो बताओ अब फोर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला Gm1 m2 तो ठीक है, लेकिन डिस्टेंस इस मास m1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है, मिडिल का लेना है या एंड का लेना है, ये तो अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर पॉइंट साइज है तो डिस्टेंस आप एग्जैक्टली बता सकते हो, लेकिन जब पॉइंट साइज नहीं है तो डिस्टेंस एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट मासेस। अगर पॉइंट मास नहीं है तो हम लोग इसको छोटा मास dm जैसा बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होगा। सेकेंड थिंग, ये फोर्स जो है लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस है। तो मुझे बस ये बताओ, क्या किसी भी एक मास के अबाउट टॉर्क आ सकता है क्या? टॉर्क फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अगर हम लोग इस पॉइंट का नाम एक्सिस बनाते हैं तो F का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। फोर्स के लाइन को बढ़ाओ, ये लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस 0, तो टॉर्क 0। दैट मीन्स अगर टॉर्क 0 है तो रोटेशन भी नहीं होगा, कोई एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस कर नहीं सकता। इट कैन नॉट प्रोड्यूस द रोटेशन। ठीक है, ये क्या कर सकता है? बस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के मूव करा सकता है, और फोर्स हमेशा कैसा है? अट्रैक्टिव। ठीक है, कुछ और चीजें। पहला ये बताओ, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो याद कीजिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? नेट फोर्स इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स लगा, दोनों मिला के 0। तो फोर्स जब नेट 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0। दैट इज सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बदलेगा क्या? कांस्टेंट। अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन अगर छोड़ दिया यार तो दोनों मूव किया, किसी ना किसी पॉइंट पे तो कोलाइड किया। वो पॉइंट कौन सा होगा? मिड पॉइंट। और सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल। इफ masses are released, then they combine at cm of system। सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसी पे पॉइंट पे दोनों कोलाइड करेंगे। कब? अगर दोनों को फ्री छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, ये ACM कैसे मिलता है? नेट फोर्स इक्वल टू MACM, वो भी मास कौन सा? टोटल। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब दोनों को एक सिस्टम मान गए हैं, तो क्या कोई बाहर से फोर्स लगाया गया? एक्सटर्नल फोर्स 0। तो जब फोर्स का वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0। तो वेलोसिटी कांस्टेंट।
अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो हमेशा रेस्ट पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब कोलिजन के टाइम पे दोनों मास तो एक ही जगह आ गया, और जिस जगह पे आया उसी का नाम सेंटर ऑफ मास। अब पोजीशन पे कोलिजन का पॉइंट भी वही सेंटर ऑफ मास होना चाहिए था, इसलिए कहा गया अगर मासेस को छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, तो रिलीज होने के बाद किसी एक पॉइंट पे दोनों मासेस मिलेंगे, और जो मिलने का पॉइंट है दैट विल बी द ACM। दैट पॉइंट शुड बी ACM। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखो, तो यहाँ पे ये फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ कई बार पूछा जाता है एक्सप्रेस दिस फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म मींस वेक्टर जैसा दिखना भी चाहिए, तो यहाँ हम लोग सेम फंडे को वेक्टर जैसा पहले दिखाते हैं। देखो हम करते हैं कुछ इसका, एक ऑरिजिन बना दिए, एक्स एंड वाई एक्सिस, इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर R1 और इसको ज्वाइन करने वाला R2, और ये 1 से 2 जाएगा, इसका नाम R12 वेक्टर। वेक्टर जैसा दिख भी गया अभी, ठीक है। अब बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर M2 पे निकालना है तो F21, M2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अट्रैक्टिव, इधर खींचेगा, F21 अट्रैक्टिव भी होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था ये तो पता ही था, लिखते वैल्यू क्या है, एक्सप्रेशन बताइए, जी M1 M2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस इज R12। फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ हम लोग को बस फोर्स नहीं चाहिए, हम लोग को ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो डायरेक्शन भी चाहिए, तो बताओ डायरेक्शन किधर होगा, R12 के डायरेक्शन या उसके अपोजिट? अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन लगेगा, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, टोपी वाला वेक्टर कैप। यूनिट वेक्टर का काम बस डायरेक्शन बताना, ये भी आ गया, फंडा क्लियर। चलो अब वेक्टर जैसा थोड़ा थोड़ा तो दिखा, पूरी तरह से नहीं दिखा, ठीक है। अब पूरी तरह से दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R12 को हटा के R1 R2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो पूरा वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और R12 हटाने का मतलब क्या है, आपको ट्रायंगल लॉ यूज करना पड़ेगा। ट्रायंगल लॉ पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट मिलेगा। ऐड किसको करना होता है, जिसका हेड और टेल मिला उनको ऐड किए, और पहला का टेल से फाइनल का हेड रिजल्टेंट। तो यहाँ ऐड करने वाला कौन, R1 एंड R12, रिजल्टेंट R2। तो यहां से अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप R1 प्लस R12 शुड बी इक्वल टू R2, और आपको तो R12 चाहिए, तो R12 का वैल्यू, तो बस लास्ट काम बस ये करना है, इसके वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट कर देना है, बस काम हो गया, ठीक है। चलो ये वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा स्टेप और फॉलो कर लेंगे। क्या, क्योंकि ये तो वेक्टर का फॉर्म है ना, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, उसको वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन था, जब एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। GM1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब माइनस साइन है तो वो तो रहेगा ही। अब अगला स्टेप में क्या करना है, आप देखो R12 का वैल्यू बस ये पुट कर देना है, दैट्स इट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपने को आंसर मिल जाएगा F21 दैट इज D M1 M2 बाय R12 स्क्वायर या क्यूब, क्यूब। तो R12 का वैल्यू, और नीचे वाला टर्म मैग्नीट्यूड है या वेक्टर, ये वेक्टर साइड है या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड के लिए दो वेक्टर है, तो मॉड क्यूब। अब बताइए ऊपर वाला टर्म वेक्टर है या मैग्नीट्यूड, वेक्टर। तो यहाँ मॉड नहीं डालेंगे, इट विल बी R2 माइनस R1,
ठीक है, तो इस तरह से चाहे तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। राइटिंग पैटर्न में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार फिर से देख लो क्या किए हम लोगों को। M1 M2 का जो फोर्स था जो यहाँ सीखे थे वही लिख रहा है, बट कंडीशन वेक्टर फॉर्म। R1 वेक्टर बना देंगे, R2 वेक्टर बना देंगे, अब बीच वाले का नाम R12 बना दिए, और इसका फोर्स निकालना है तो नाम F21 कर दिए। फॉर्मूला G M1 M2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर वही है, लेकिन डायरेक्शन भी चाहिए था, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी, तो पोजीशन वेक्टर जो होगा उसके अपोजिट, इसलिए -R12 कैप, देखिए R12 के अपोजिट है। ठीक है, देख लो। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर था, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, और नीचे R12 का स्क्वायर था वैसा ही, तो फाइनल आंसर -GM1 M2 R12 मल्टीप्लाई में, तो R12 का वैल्यू तो मल्टीप्लाई में R2 माइनस R1, डिवीजन R12 क्यूब R2 माइनस R1 मॉड का क्यूब। ठीक है, तो इस तरह चाहे तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कैंसिल होगा? नहीं, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, आई कैप जे कैप का मॉड स्क्वायर रूट लेके निकाला गया है, फिर क्यूब किया गया, और ये वाला टर्म आई कैप जे कैप के कैप में होगा। कैंसिल होगा कभी? क्या नहीं होगा कैंसिल? तो पहले इसे लिख लीजिए, फिर बताएंगे कब इसे अप्लाई करना है और कैसे करना है। देखिए इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, F21 डैश देके फोर्स ऑन M2 बाय M1, F21 फोर्स ऑन M2 बाय M1। सिमिलर वे R12 डैश पोजीशन ऑफ मास M2, पोजीशन ऑफ मास M2 with respect to M1। देखिए हम लोग जनरली जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा मैग्नीट्यूड फॉर्म में करते हैं, दैट इज GM1 M2 बाय R स्क्वायर, और कुछ नहीं। लेकिन वेक्टर फॉर्म भी अप्लाई किया जाता है विद द कंडीशन कि अगर इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हो 1, 2, 3, 5, -7, 2, या आई कैप जे कैप में दिया है इसका पोजीशन, देन ओनली वी हैव टू यूज वेक्टर फॉर्म। लिख लीजिए, अप्लाई वेक्टर फॉर्म इफ position of particles are given in terms of I cap, j cap, k cap. Position of particles are given in terms of I cap, j cap, k cap, or in coordinate form. इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल देखिए, फाइंड फोर्स ऑन 20 kg ब्लॉक located at 1 to 5 meter by 150 kg block having position vector I cap -2 j cap plus 3 k cap, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो पोजीशन का वैल्यू आई कैप जे कैप में दिया है, देन वी हैव टू अप्लाई द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें सिंपल करना क्या, आपको फॉर्मूला लिख दे रहा है, M1 M2 का वैल्यू देख लो, R2 कौन सा है, R1 कौन सा है वो पहचान लो, और फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ देखो फोर्स किस पे निकालना है, 20,
तो m2 का वैल्यू 20 बना देते हैं, कैपिटल जी के टर्म्स में, कैपिटल जी के टर्म्स में। तो m1 क्या हो गया 150। तो m2 का पोजीशन r2 का वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5। तो r1 वेक्टर उसका पोजीशन i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब फोर्स का वैल्यू माइनस g m1 m2 फॉर्मूला लिख दिए। अब बस वैल्यू पुट करना है, माइनस जी मास 150 20 r2 माइनस r1 1 माइनस 1 0 2 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 4j कैप 5 माइनस 3 2k कैप हो गया अपॉन इसका मॉड स्क्वायर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4। तो 16 प्लस 4 रूट 20 का क्यूब 20 रूट 20 सिंप्लीफाई करके आंसर, ठीक है। और ये माइनस साइन रहेगा। m2 जिसपे फोर्स निकालना है m1 150 20 kg का पोजीशन i कैप j कैप में 1 i कैप 2j कैप 5k कैप। इसका पोजीशन दिया हुआ था, फॉर्मूला माइनस जी m1 m2 वैल्यू पुट कीजिए। उसके बाद r2 माइनस घटाइए 1 माइनस 1 0 2 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 4 5 माइनस 3 2। ये हो गया डिवाइड बाय मॉड। तो मैग्नीट्यूड निकालते इसका स्क्वायर रूट में 4 स्क्वायर दैट 16 प्लस 2 स्क्वायर 4 16 प्लस 4 रूट 20 का क्यूब। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर। मेथड में कोई कंफ्यूजन था? बेटा फॉर्मूला में r2 माइनस r1 दिया है तो r2 माइनस r1 करेंगे ना। यहाँ ट्रायंगल लॉ से क्या मिला? बोलो। बस उसको अकॉर्डिंग बदल दो, 1 की जगह 2 2 की जगह 1 बना दो, बस हो गया सेम। तो फिर फॉर्मूला आपको फिर नया सोचना पड़ेगा। मतलब एक बार जो आप फॉर्मूला निकाल लिए हो, अब बार बार फिर नया फॉर्मूला क्यों निकालोगे? दैट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। तो जो बना बनाया एक फॉर्मूला निकाल लिए हम हर बार चाहते हैं कि वही यूज करें अगर आई कैप जे कैप हुआ तो, क्योंकि एक बार नया निकालोगे तो फिर नया तुमको सोचना पड़ेगा। अब बदलना पड़ेगा ना कुछ भी, तो क्यों बदलोगे? इट डजंट मीन कि आप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप आगे पीछे कर सकते हो, माइनस को अंदर ले जाओ तो 2 1 की जगह आगे 1 माइनस r2 कर दो, सेम थिंग यू कैन डू। बट जो बेसिक फॉर्म है मैं चाहता हूँ उसी में रहे। तो बेसिक फॉर्म में रखने से फायदा क्या है? आपको बहुत ज्यादा चीजों में कॉम्प्लिकेशन चीजें ध्यान में नहीं रखनी पड़ेगी। बेसिक वाला फॉर्मूला ही ध्यान में है और जो भी चेंज करना बेसिक के अकॉर्डिंग ही चेंज करके निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि नई नई चीजें जब आएंगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। तो बेटर स्टिक विद द ओल्ड थिंग। कोई दिक्कत है? यहाँ पे एक प्रिंसिपल कहलाता है कॉल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहले समझते ये है क्या, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, ये वो प्रिंसिपल है जो आप पहले भी यूज करते होंगे, ठीक है। अब पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसका स्टेटमेंट बताते हैं आपको।
ये मास m1, मास m2, r1। तो बताइए m1 की वजह से m2 पे फोर्स किधर लगेगा? इधर। F का वैल्यू, इसका नाम F1 बना देते हैं, वैल्यू r1 का स्क्वायर, पहले से पता था। अब हम लोग यहाँ पे एक नया मास डालते हैं m3, ये डिस्टेंस का नाम r3। तो m3 भी m2 को खींचेगा नीचे, f3 वैल्यू क्या आएगा? m2 है ना, r3 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? अब बताओ m1 की वजह से m2 पे लगने वाला फोर्स क्या m3 के आने की वजह से बदल गया? m1 की वजह से m2 पे लगने वाला फोर्स का ये फॉर्मूला था, m3 नहीं है तब ये फॉर्मूला था, m3 आया तब इस फोर्स का फॉर्मूला बदल गया क्या? F1 का वैल्यू बदल गया, नेट फोर्स बदलेगा बट F1 का वैल्यू बदला। मतलब फोर्स बिटवीन द टू मासेस क्या प्रेजेंस ऑफ थर्ड मास पे डिपेंड करता है? नहीं। जैसे इन दोनों का फोर्स निकाल गए, m1 नहीं होता तब ये फोर्स था, m1 है तो F3 का वैल्यू वही होगा कि बदल जाएगा? F3 सेम। तो दो मासेस के बीच का फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर मास, ठीक। और नेट फोर्स जो होगा वो रिजल्टेंट करके निकालेंगे, वेक्टर का रिजल्टेंट तो आता ही है अपने को। m1 की वजह से m2 पे फोर्स का डायरेक्शन ये था, वैल्यू ये था, m3 नहीं है तो F1 यही था, m3 आया तो F1 का डायरेक्शन बदला, F1 का, नेट नहीं, F1 डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा, F1 का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा, और बट नेट फोर्स का वैल्यू बदल जाएगा, वो रिजल्टेंट करके निकालेंगे। और इसी का नाम कहते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो पहले भी करते थे हम लोग, ठीक है। लिख लिया डेफिनेशन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय one mass on another, the force exerted by one mass on another is independent of the presence of other mass, is independent of the presence of other mass, but the net force is given by the resultant of all the forces acting on the mass, and the resultant of all the forces is given by all the forces acting on the mass. The net force is given by the resultant of all the forces acting on the mass. प्रिंसिपल सिंपल है, पहले भी यूज करते थे, ठीक है। अब देखो पहले रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना सिखा देते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले भी आपको पता है, बस एक रिकैप जैसा हो गया। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो फोर्स लगेंगे, सपोज इधर एक 10 न्यूटन, सेम डायरेक्शन में 2 न्यूटन, नेट फोर्स 12 ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब एक हो गया 10 न्यूटन अपोजिट 2 न्यूटन, नेट माइनस ये 10 न्यूटन एक 2 न्यूटन, नेट पाइथागोरस थ्योरम 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट, ठीक है। चलो स्पेशल केस, अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हुए तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2f। चलो नाउ अगर ये f है
दूसरा भी एफ है, एंगल थीटा है, ठीक है। तो एक तरीका निकालने का इसका है कि रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडिल से जाएगा, एफ नेट कह लीजिए, और एफ नेट का वैल्यू एफ तो आधा एंगल, तो एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा बाय 2, ये एंगल भी थीटा बाय 2, इसका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा बाय, और दोनों का कंपोनेंट जब एक ही डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स ऐड हो जाएगा। सो द नेट फोर्स शुड बी 2f cos थीटा बाय 2। अब देखो f का कंपोनेंट f cos थीटा बाय 2, f cos थीटा बाय 2 ऐड हो गया, तो इधर कंपोनेंट f sin थीटा बाय 2, ये f sin थीटा बाय 2 दोनों कैंसिल, कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन वही मान लो अगर दोनों फोर्स का वैल्यू अलग होता, तो जैसे ये 10 होता और ये 2 होता और बीच का एंगल 60 होता, तब रिजल्टेंट, तब तो ये नहीं होता ना, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट भी कैंसिल आउट नहीं होता। तो इन सब के लिए तरीका वेक्टर का फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो दोनों का कंपोनेंट या ऐड होगा इस पे, चलो डायरेक्शन यहां पे देखेंगे फिर आप। एक मास m, दूसरा 2m एंड थर्ड मास इज 3m। इसका नाम a, इसका नाम b, दोनों का लेंथ l। फाइंड fa एंड fb, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास एट a एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास एट b। पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, एक मैं बताता हूं, उसके बाद फिर आप लोग अगला बनाएंगे। ठीक है, चलो तो कोई एक फोर्स निकालते हैं, कौन सा, ए निकाले या बी? ए। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ए बनाएंगे, ठीक है। अब ए पे फोर्स लगाना है, तो लगाया कौन, ये दोनों मास, एक एक के पास करो। तो पहले ये फोर्स लगाया, तो आप पहले इस मास के पास चले जाओ, और फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव, मतलब खींच रहा है। तो आप इधर आ गए, ये 2m ए वाला पॉइंट किधर है, इधर है, उसको खींच रहा है, कैसे खींचेंगे, ऐसे या ऐसे, इधर। तो फोर्स का डायरेक्शन ये वैल्यू जी m इंटू 2m बाय डिस्टेंस l स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो, और इस पे फोर्स कौन लगाया, 3m। तो अगला काम आप करेंगे, 3m के पास पहुंच गए, चले गए। अब ए को देखे, अब ए को पकड़ के खींच रहा है, किधर, डायरेक्शन मिल गया। चलो वैल्यू जी 2m इंटू 3m 6m स्क्वायर अपॉन l। अब सिचुएशन पहचानो, क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, तो घटा दो, आंसर बताओ क्या आएगा, 4gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, प्लस माइनस का मतलब नहीं, ठीक। सेकंड, अब बी वाले पे एकदम सेम फॉर्म ट्राई कीजिए, अप्लाई करेगा। देखो ए पे फोर्स लगाना है, कौन लगाया पहले वो ढूंढो, ये लगाया, तो आप पहले इसके पास आ गए, और ये फोर्स कैसा होता है हमेशा, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, तो खींचता है हमेशा, धक्का नहीं देता है, ऐसे खींचा जाता है अपनी ओर। तो इसके पास आ जाओ, 2m को खींचता, किधर खींचेंगे, तो फोर्स का वैल्यू g m1 m2 m इंटू 2m बाय l स्क्वायर। वैसे ही अब बी फोर्स लगाएगा, अब बी के पास आ जाओ, अब बोलो ए को खींचना है, ये तो इधर है, कैसे खींचेंगे, इधर, डायरेक्शन क्लियर, वैल्यू g 2m इंटू 3m 6m स्क्वायर बाय l स्क्वायर, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो घटाना पड़ेगा। बी पे समझ में आया डायरेक्शन,
देखो बी पे इस मास की वजह से फोर्स लगेगा, तो ये मास इस पॉइंट को किधर खींचेगा अपनी ओर, तो इस मास के पास आ जाओ। अब बी बताओ किधर है, उसको खींच रहा है किधर, तो डायरेक्शन समझ में आया। जो बता रहे अभी वही सुनिए, डायरेक्शन समझ में आया। अब वैल्यू जी एम इंटू 3m, ये क्या हो जाएगा, जी 3m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 2l स्क्वायर, बोले तो 4l स्क्वायर। ये हो गया। तो देखो दूसरा इस बी पे एक और ये भी फोर्स लगाएगा, आप इसके पास आ गए, इसके पास आ जाओ, बी को खींचना है, किधर खींचेंगे अपनी ओर। वैल्यू जी 2m इंटू 3m 6m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, डायरेक्शन सेम ऐड हो जाएगा। तो कॉमन निकाल लेते हैं एफ के लिए, जी एम स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, इट्स 3/4 प्लस 6, तो 24 प्लस 3 दैट्स 27/4, जी एम स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। m 2m 3m l, इसका नाम ए। फाइंड एफ ए, बी वाले पे ठीक से देखो, ये बी था, इस पे फोर्स लगाना है, कौन लगाएगा, इसके पास एक एक करके फोर्स, इसके पास आ गया और बी को खींचना, किधर खींचेंगे, डायरेक्शन समझ में आया। वैल्यू जी एम इंटू 3m बाय डिस्टेंस 2l स्क्वायर, बोले तो 4l स्क्वायर, एक का काम हो गया, ये भी फोर्स लगाएगा। अब इसके पास आ गया, ये मास इसको खींचेगा किधर, डायरेक्शन में कोई दिक्कत है। वैल्यू जी 2m इंटू 3m बाई l स्क्वायर हो गया। अब सेम डायरेक्शन दोनों का नेट फोर्स ऐड होगा, तो कॉमन निकाल के ऐड कर दिया इधर वाले पे। 2m बिल्कुल, 2m m को किधर खींचेगा इधर, ये m 2m को इधर खींचेगा, बिल्कुल वो भी सही है। हाँ देखो एक टर्म पढ़े थे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में किसके देखे थे हम लोग, कि हम लोग जिससे मतलब है, जिसका एफबीडी बनाना है, उस पे जो फोर्स लगेगा वो देखते हैं, या जो फोर्स वो लगाया वो भी देखते हैं, जो लगेगा। हम लोगों को नेट फोर्स किस पे निकालना था, बी पे, तो बी पे जो जो फोर्स लगा बस वो देख रहा है, और बी ने जो फोर्स लगाया उससे कोई मतलब नहीं है। इन द सेम वे ए का एफबीडी बना गया है, तो ए पे जो फोर्स लगा वो देखेंगे, ए ने जो लगाया उससे मतलब नहीं है। क्या तो ही रही है। अब फोर्स का डायरेक्शन देखो, वैल्यू लिखो, नहीं पहला चीज गलत, √2f नहीं आएगा, पहले तो लिखो तो सही, सोचने से नहीं होता ना, एक स्टेप लिखिए तो कंफ्यूजन से आगे हट जाएंगे अपने आप। सेम पैटर्न, इस पॉइंट का नाम ए बनाओ, अब दोनों इस पॉइंट ए पे फोर्स कौन कौन सा लगा वो देख लो, वैल्यू लिखो, कंफ्यूजन हट जाएगा। ये बटकाई कीजिए, बन जाएगा, इजी है। इसका 2 6 36 4 40 √40 2 10। बता दो मैं, देखो ए के लिए √40, ये m 2m को पुल किया इधर, इसके पास आ जाओ, 2m को खींच रहा है, फोर्स का वैल्यू जी m इंटू 2m
2m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस l स्क्वायर। अब ये 3m इस 2m को खींचेगा, इसके पास आ जाओ, 2m को पकड़ो, खींच रहा है नीचे। डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो अभी, ठीक है। वैल्यू g 3m इंटू 2m 6m स्क्वायर बाय l स्क्वायर। दोनों वैल्यू क्या सेम है? नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो कॉमन जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एक हो जाएगा 2 है 2 स्क्वायर, दूसरा एक 6 स्क्वायर, 36 प्लस 4 40, दैट इज 10 2 रूट 10 रूट 40 का वैल्यू जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। M and M equilateral triangle. A, find FA. Net force acting on mass at A का वैल्यू निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन। ये दोनों फोर्स है, मॉड में स्क्वायर रूट करके निकाले तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव। अब ये दोनों है तो रिजल्टेंट बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो रिजल्टेंट बड़े वाले के साथ एंगल छोटा बनेगा एफ ए। इसका ठीक, तो निकालो रिजल्टेंट। गलत हो गया, ठीक है। कितना? ऐसे देखो, ये मास इसे किधर फोर्स पुल किया? वैल्यू जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब बताओ, ये मास उसे किधर पुल किया? अपने अलॉन्ग। वैल्यू जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, बीच का एंगल 60। तो रिजल्टेंट सेम वैल्यू होता है एंगल पे 2f cos थीटा बाय 2। तो रिजल्टेंट मिडिल से जाएगा, आधा एंगल 30, ठीक है। एफ ए का वैल्यू 2f cos थीटा बाय 2, इट्स 2, f is gm square by l square, cos 30 root 3 by 2, 2 cancels out, root 3 gm square upon l square। Number 4, it's a square, all side lengths are equal, सभी कॉर्नर्स पे मासेस का वैल्यू भी इक्वल है। फाइंड एफ ए, फोर्स एक्टिंग ऑन मास एट ए का वैल्यू निकालना है। ट्रायंगल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कितने फोर्स लगेंगे? तीनों का रिजल्टेंट। दो नहीं, 3 फोर्स लगेंगे ना, तो तीनों फोर्स लिखो, डायग्राम में दिखाओ, फिर रिजल्टेंट। ठीक।
आ गया? चलो यहाँ देखो, ये मास इस मास को पुल किया, अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू Gm² अपॉन L²। ये मास इस वाले मास को भी पुल किया, Gm²/L², दोनों वैल्यू सेम। ये मास भी पुल किया, देखिए ये लेंथ √2L, तो वैल्यू Gm² √2L का स्क्वायर है 2L²। अब 3 फोर्स मिल गया रिजल्टेंट। तो ऐसे केस में हमेशा उन फोर्सेस का पहले रिजल्टेंट निकालो जिनके बीच का एंगल 90, जैसे ये दोनों 90 है, इक्वल वैल्यू भी है, तो रिजल्टेंट √2F। तो ये वैल्यू मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट √2 F इज Gm² अपॉन L²। अब देखो इसके साथ ये वैल्यू सेम डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, तो ऐड करने के बाद आंसर FA कॉमन आएगा, Gm²/L²। तो एक हो जाएगा 1/2 और दूसरे वाले में √2। फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप चाहो तो। दो इक्वल मासेस हैं, ठीक है, तो बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, या कह लो एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पे M1 मास डालेंगे, ये लेंथ भी L, ये लेंथ भी L। ए फोर्स एक्टिंग ऑन मास एट ए का वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट करके बताना होगा या डायरेक्ट भी आप बता सकते हो? 0, मिड पॉइंट है ना, तो मास ये वाला इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, कैंसल आउट। M1 का वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स का एक्सप्रेशन में इसमें भी M1 आएगा, इसमें भी M1 ही आएगा। जीरो सिमिलर वे, साइड लेंथ L² equal masses at corners, M1 पॉइंट A, F A का वैल्यू फिर से डायरेक्ट 0 बताएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलेगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक था और मासेस का वैल्यू भी सेम। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कोई भी मास डालेंगे उस पे हमेशा नेट फोर्स 0 आएगा। इसको लिख भी लीजिए, लिखिए, इफ equal masses are distributed, if equal masses are distributed symmetrically, if equal masses are distributed symmetrically, then net force acting on mass at geometrical center is always 0, is always 0. Then force acting on mass at geometrical center is always 0. तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया ना, ये भी ज्योमेट्रिक मिड पॉइंट, तो उस पर कोई भी मास डालेंगे हमेशा उस पर नेट फोर्स 0। अब देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि देखो इसमें कितने मासेस थे 2, तो मिड पॉइंट पे देखा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पे कितने मासेस थे 4, तो मिड पॉइंट पे कैंसिल आउट। अगर इवन नंबर ऑफ मासेस है तो आपको कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा, इवन नंबर का मासेस तो कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा। अगर ऑड हुआ तो भी 0 होगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, जिसका मतलब निकालेंगे नहीं, बोलेंगे 0 ही होता है, ठीक है। वेक्टर में एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे कि अगर इक्वल नंबर ऑफ फोर्सेस है तो कोई भी एक नंबर चुन लो, मान लो 5, 1, 2, 3, 4, 5, और सबके बीच का एंगल सेम है,
तो नेट फोर्स का वैल्यू 0, बस ये ध्यान में रखिएगा। अब जैसे देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी कॉर्नर्स पे इक्वल मास, मिड पॉइंट ए, ज्योमेट्रिकल सेंटर M1, फोर्स ऑन M1 का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो आप अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप कैलकुलेट ऐसे करेंगे, ये लाइन बना दिए F, ये भी F, और ये वाला फोर्स भी F। अब देखो सभी फोर्स का वैल्यू इक्वल, सबके बीच का एंगल भी इक्वल, तो नेट फोर्स 0 वेक्टर का फॉर्मूला से। तो यहाँ आपको डायरेक्ट कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा नहीं, बट वेक्टर का ये पैटर्न याद रखेंगे तो हमेशा आपको 0 मिलेगा। तो इस केस में भी नेट फोर्स 0, बिल्कुल मिड। ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ, 60 था, तो ये एंगल 30, 90, तो ये भी 60, तो बीच का एंगल 120, ऑल एंगल्स आर 120, ठीक है। तो इसके बाकी एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। पेंटागन के भी सेंटर पे नेट फोर्स 0, हेक्सागन के सेंटर पे भी नेट फोर्स 0।